Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about census and new reference date for upcoming census. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. क्या होता है सेंसस पहले वो देखते हैं. इट्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. तो सेंसस में मेनली दो फेज में इसको कंडक्ट कराया जाता है. इसको पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विच इंक्लूड्स हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किस तरीके के घर हैं, कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, फैसिलिटीज़ कैसी है, ओनर कौन है इन घरों का. और दूसरा होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जहाँ पे इंसानों की डिटेल्स ली जाती है, पर्सनल डिटेल्स ली जाती है, एज, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस में. अगर सेंसस की बात की जाए उसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की, तो इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र ऑल्सो. इवन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट N.A. अकबरी इंक्लूड्स रेफरेंसेस ऑफ सेंसस. बट मॉडर्न टाइम में अगर बात की जाए तो द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज डन अंडर ब्रिटिश रूल इन 1881 एंड W.C. प्लाउडन वाज फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. आज़ादी के बाद सेंसस कंडक्ट कराने के लिए एक कानून पास किया गया जिसको कहते हैं हम लोग सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और इसके मदद से पहला सेंसस कराया गया इन द ईयर 1951. और उसके बाद से हर 10 साल पे सेंसस कराया जा रहा है. तो 51 के बाद 61, 71 लाइकवाइज. द लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011. फिर 2021 वाला सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो उसके बारे में हम लोग अगले पेज पे देखेंगे. अगर और कुछ पॉलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू सेंसस, तो वो ये है कि सेंसस इज कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. And census is a union subject mentioned under entry 69 of union list of 7th schedule. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011. 2021 सेंसस वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19. अब करंट न्यूज ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि नेक्स्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2 phases एंड इट विल हैव अ रेफरेंस डेट ऑफ 1 मार्च 2027. यानी कि जो भी डेटा आएगी अब वो उसके लिए रेफरेंस कि भारत में इतने घर हैं, इतनी जनसंख्या है, उसके लिए जो रेफरेंस डेट होगा वो होगा 1 मार्च 2027. क्योंकि सेंसस डिले हो गया 2021 वाला, तो अब वापस से सेंसस को कराया जा रहा है. तो सेंसस के जो फाइनल डेटा आएंगे with respect to population and its characteristics of our country, उसका रेफरेंस डेट होगा 1 मार्च 2027. ये जो अब सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है जो 2027 में जाकर के कंप्लीट होगा, इसमें नया क्या है वो जरा देखते हैं. तो दिस सेंसस विल इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम कास्ट रिलेटेड डेटा. अपकमिंग सेंसस में कास्ट डेटा भी होगा. इसके पहले तक भी कास्ट लिया जाता था बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू SC एंड ST कम्युनिटी. और लास्ट टाइम फुल फ्लेजेड कास्ट रिलेटेड सेंसस वाज डन इन 1931. ये वाला सेंसस इस मामले में नया है कि यहाँ पे कास्ट रिलेटेड डेटा भी लिए जाएंगे कि किस कास्ट के लोग कितने नंबर्स में हैं और उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या क्या है. उससे क्या है फ़ायदा होगा कि पॉलिसीज़, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़, मतलब जो वेलफेयर स्कीम्स हैं भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट्स की फॉर इंक्लूजन ऑफ सेवरल कम्युनिटी बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, वो बेहतर टारगेटेड तरीके से लाई जा सकेगी. जब पता होगा कि इस कास्ट के लोग की ये इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी ये संख्या, तो उस हिसाब से उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस या वेलफेयर पॉलिसीज लिए जा सकेंगे. देयर विल बी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ SC, ST, OBC एंड वीमेन. तो इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो व्यवस्था बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा सकेगी. एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री. उनके लिए जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं वो बेहतर तरीके से लिए जा सकेंगे. जो भी डिस्कशन हमने किया है उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सियोम मिशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, एक्सियोम मिशन हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है एक्सियोम 4 मिशन.
तो उसके बारे में जरा देखते हैं। ओवरऑल वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सियोम मिशन ऑल्सो। यू सी, एक अमेरिका की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस, एक मिशन चलाती है जिसका नाम है एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन का फेज 1 या पार्ट 1 वाज लॉन्च्ड इन 2022, फिर सब्सिक्वेंटली एक्सियोम 2 इन 2023, एक्सियोम 3 इन 2024 एंड नाउ एक्सियोम 4 इज बीइंग लॉन्च्ड इन 2025। एक्सियोम मिशंस होते क्या हैं? दे आर कॉमर्शियल क्रूड मिशन, मतलब कॉमर्शियल मैनर में इसको किया जाता है, मतलब पैसे लेकर के, और फिर क्रूज भेजे जाते हैं इन स्पेस। तो कॉमर्शियल क्रूड मिशन है जिसकी मदद से कुछ क्रू मेंबर्स को जो फिट हैं टू गो इनटू द स्पेस, उनको भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आगे किसी और दिन मैं फिर से इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं बस इतना बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरीके का हैबिटेबल सैटेलाइट है। हैबिटेबल सैटेलाइट मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। किसी भी वक्त इसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, और ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है। इसी से तो कुछ दिनों पहले सुनीता विलियम्स लौट करके आई अलॉन्ग विथ अदर क्रूड मेंबर, जिस कारण से इतना ज़्यादा न्यूज़ में हम लोग उसको कवर कर रहे थे, क्योंकि सुनीता विलियम्स गई थी फॉर शॉर्ट स्टे, बट वहाँ पे बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज उनको काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा एंड देन से रिटर्न बैक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी वक्त क्रूड मिशन या आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उससे रिलेटेड डेटा वो मेंटेन करते हैं, जिससे हमें यूनिवर्स के बारे में और बेहतर समझ होती है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है एक हैबिटेबल सैटेलाइट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर के जाएगा कुछ लोगों को एक्सियोम 4 मिशन। इट इज एक्सियोम का 4th कॉमर्शियल क्रूड मिशन, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नेम्ड एज एक्सियोम 4। नाम कंपनी का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक्सियोम स्पेस, इट इज यूएस बेस्ड कंपनी। अब एक्सियोम 4 मिशन को ले जाने वाले रॉकेट का नाम है, अभी कोई भी अगर मिशन है तो उसमें 2 पार्ट होगा मेनली। एक होगा रॉकेट जो उस पूरे मिशन को प्रोपेल करेगा इन द स्पेस, लेकर के जाएगा, थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा स्पेस में, और दूसरा होगा उसके ऊपर का लगा हुआ मेन पेलोड या कैप्सूल जिसके अंदर क्रू मेंबर्स होंगे। तो रॉकेट इस एक्सियोम 4 मिशन में है स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, जबकि जो कैप्सूल है वो है क्रू ड्रैगन C213 कैप्सूल। एक्सियोम 4 मिशन कम से कम 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेगा अगले 2 वीक में। 14 दिन के लिए है ये मिशन। 31 देश इस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराएंगे। देयर आर 31 कंट्रीज एंड एवरी कंट्री सेंडिंग 1 और 2 पेलोड फ्रॉम इट्स ओन साइड, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए इन द स्पेस। भारत भी कई सारे पेलोड्स भेज रहा है, चला पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरबिया, देयर आर 31 सच नेशंस सेंडिंग डिफरेंट पेलोड्स या एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इन द स्पेस इन ऑर्डर टू कंडक्ट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। इंडिया ने भी कई सारे पेलोड्स भेजे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस एक्सियोम 4 मिशन, उसके बारे में हम देखेंगे। दिस एक्सियोम 4 मिशन इज टू बी लॉन्च्ड ऑन 10th of June। एक्सियोम 4 मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सूट राइड डायबिटीज। सूट राइड डायबिटीज कैसा है? एक्सियोम 4 मिशन में सूट राइड डायबिटीज एक्सपेरिमेंट से ये एग्जिबिट करने की कोशिश की जाएगी कि इवन एन इंडिविजुअल हु इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक कुड सेफली लिव एंड वर्क इन स्पेस बेस्ड माइक्रोग्रेविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि नए तरह के सूट की टेस्टिंग की जाएगी जहाँ पे एक डायबिटिक पेशेंट भी स्पेस में रह सकता है इवन इन माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट। ये एग्जिबिट करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, इसरो ने तो वैसे कई सारे मॉड्यूल्स भेजे हैं, अगले पेज पे उसके बारे में हम देखेंगे, बट इसरो का जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो एक्सियोम 4 मिशन में भेजा जा रहा है वो है क्रॉप्स मॉड्यूल, जिसकी मदद से स्पेस के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को एग्जिबिट करके दिखाया जाएगा। उस वहाँ पे मूंग एंड फेनुग्रीक जर्मिनेशन करके दिखाया जाएगा। तो जरा देखते हैं कि वाई एक्सियोम 4 मिशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज 2 वीक मिशन, इसको आप इंडो यूएस मिशन कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू दिस मिशन। इस मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है स्पेस के अंदर,
उन चारों में से दो नाम कम से कम आपको याद रखने। एक तो आपको कमांडर ऑफ दिस एक्सियोम 4 मिशन एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन का नाम याद रखना है, कमांडर। उसके अलावा दूसरा नाम ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का। Subhanshu Shukla ji is from India and he is one of the 4 astronauts selected for this Axiom 4 mission. And once this Axiom 4 mission is successful, pilot Subhanshu Shukla will become first Indian on International Space Station and only second Indian in orbit, in space orbit ever. The first Indian was Rakesh Sharma ji in 1984. अब इसरो कई सारे पेलोड्स भेज रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स भेज रहा है अलॉन्ग विद दिस एक्सियोम 4 मिशन। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है क्रॉप सीड मॉड्यूल। क्रॉप सीड मॉड्यूल की मदद से स्पेस के अंदर इवन इन माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन कुछ क्रॉप जर्मिनेशन करके एग्जिबिट कराया जाएगा, जिससे हम लोग फ्यूचर में स्पेस के अंदर एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड होपफुली इन फ्यूचर आवर एस्ट्रोनॉट्स वुड बी एबल टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द स्पेस इटसेल्फ। ये मेन मकसद है। उसी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्रॉप्स मॉड्यूल भेज रहा है इसरो अलॉन्ग विद दिस एक्सियोम 4 मिशन। उसके अलावा और भी हैं टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको भी स्पेस में भेजा जा रहा है। जिस पेलोड पे भेजा जा रहा है वो इसरो का है। ये सब छोटा छोटा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो अगले पेज पे मैंने इसको ब्रॉडर तरीके से दिखाया हुआ है, वहां से इसको एक बार पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी है। टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। उनको भेजा जा रहा है स्पेस में बाय इसरो अलोंग विद दिस एक्सियोम 4 मिशन, ताकि जो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है वो टार्डिग्रेड्स को भेज करके स्टडी करना चाहती है कि क्या इम्पैक्ट होगा इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर व्हेन दे आर सेंट इनटू माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट मतलब जब स्पेस में हम जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, इसी को कहा जाता है माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट। ये जो क्रॉप्स मॉड्यूल इसरो भेज रहा है एक्सियोम 4 मिशन में, ऐसा एक मॉड्यूल ऑलरेडी इसरो ने इंडिपेंडेंटली भेजा था जनवरी 2025 में, जहां पे स्पेस के अंदर सम लोबिया सीड्स वेयर जर्मिनेटेड। अगेन गोल वाज सेम। स्पेस के अंदर इसरो अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है स्पेस के अंदर सीड जर्मिनेशन की, इवन इन माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट। इससे क्या है कि फ्यूचर में व्हाई वी आर ग्रोइंग प्लांट्स इन स्पेस, बिकॉज इन फ्यूचर इट कुड बी अ बेसिस फॉर सस्टेनेबल फूड सोर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू मार्स या फिर मून्स फॉर आवर एस्ट्रोनॉट्स। उसके अलावा जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स को रहना होता है, तो प्लांट्स ग्रो करके वो अपने स्ट्रेस को भी रिलीज कर सकते हैं कुछ हद तक। उसके अलावा प्लांट से ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन रीजनरेशन सिस्टम भी डेवलप किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ सच प्लांट जर्मिनेशन। तो इसरो ने एक अलग से मॉड्यूल भेजा था जनवरी महीने में PSLV C60 की मदद से, और साथ ही साथ अब एक्सियोम 4 के साथ भी एक मॉड्यूल भेज रहा है जहां पे प्लांट जर्मिनेशन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इसरो। तो लेट अस सी द इसरो पेलोड्स बीइंग सेंट अलोंग विथ एक्सियोम 4। एक वोयाजर डिस्प्ले है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द फिजिकल एंड कॉग्निटिव इंपैक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन्स इन माइक्रोग्रेविटी। तो माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन्स को स्टडी करके कंप्यूटर स्क्रीन्स का यूज करने का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके लिए वोयाजर डिस्प्ले है। वोयाजर टार्डिग्रेड्स जैसा कि मैंने आपको बताया छोटे छोटे जो हैं एनिमल्स, इनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिक एनिमल्स। इनको भेजा जा रहा है स्पेस में सो दैट इनको हम देख पाए कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्पेस के अंदर। क्रॉप सीड्स ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो यही है क्रॉप मॉड्यूल जिसकी मदद से एग्रीकल्चर करने की कोशिश की जाएगी इन स्पेस। साइनोबैक्टीरिया भेजा गया है ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय इसरो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन? देखिए SAI जो मेथड है इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग सम एरोसोल्स,
छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है, स्पेशल टाइप के पार्टिकल जिनको कहा जाता है एरोसोल्स। तो नाम से आपको समझ आ रहा है कि इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग सम एरोसोल्स in the stratospheric region of our atmosphere. Stratospheric region is somewhere at 20 kilometer altitude from the earth surface. तो आपको अर्थ के अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल के बारे में तो पता ही होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ऑल। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो पोलर एरिया में लगभग 8 किलोमीटर के आसपास रहती है और इक्वेटोरियल एरिया में वो बढ़ करके 18 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। उसके ऊपर फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल इंजेक्ट किया जा सकता है अंडर दिस मेथड, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। अब फायदा क्या होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन से? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन से उम्मीद ये होती है कि जो सनलाइट है वो आकर के यहाँ से टकरा करके अ पार्ट ऑफ सनलाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द आउटर एटमोस्फेयर एंड विच विल हेल्प इन कूलिंग डाउन द अर्थ। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के लिए वी नीड स्पेशली डिजाइंड एयरक्राफ्ट विच कैन फ्लाई एट सच एलिवेशंस, क्योंकि नॉर्मली इस एलिवेशन पे एयरक्राफ्ट्स उड़ते नहीं हैं। फायदा क्या होगा स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन से? इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल हेल्प इन स्लोइंग डाउन ग्लोबल वार्मिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का, इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस। बहुत बार वोल्केनिक इरप्शंस के कारण होता क्या है, नॉर्मली हमें सोच के क्या लगेगा कि वोल्केनिक इरप्शंस के कारण हीटिंग बढ़ जाएगी, but many a times what happens ki because of volcanic eruptions many aerosols are released in the atmosphere which reflect back the incoming solar radiation, जिसके कारण there is cooling effect on the planet। अब जो एरोसोल इंजेक्ट किया जा रहा है अंडर दिस स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, वो एरोसोल कंपोनेंट मेड अप है ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एन इंपॉर्टेंट एरोसोल यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। द डेटा इज ऑल्सो देयर विथ रिस्पेक्ट टू SAI, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, दैट for cooling of 1 degree Celsius, about 21 million tons of sulfur dioxide needs to be injected in a year. Concerns associated with this method, अब ये मेथड सजेस्टेड तो है ग्लोबल वार्मिंग से डील करने के लिए, लेकिन इसके अपने कुछ कंसर्न्स भी हैं। इट कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर रिकवरी। ओजोन डिप्लीशन हो चुका है काफ़ी जगहों पे, अब ओजोन लेयर की रिकवरी में ये डिले करा सकता है बिकॉज सच aerosols can have negative impact on ozone layer. It can disrupt rainfall pattern, कहीं कहीं पे ड्रॉट हो सकता है बिकॉज देयर विल बी अनइवन कूलिंग। जहाँ पे भी एरोसोल इंजेक्शन होगा वहाँ उसके नीचे कूलिंग होगी, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। सो इट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एटमोसफेयर और द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। सो SAI को फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करके देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू कूल डाउन आवर एटमोस्फेयर। तो इन सबको कहा जाता है कलेक्टिवली जियो इंजीनियरिंग मेथड्स। सो देयर आर अदर जियो इंजीनियरिंग मेथड्स आल्सो टू कूल डाउन आवर एटमोस्फेयर। फॉर एग्जांपल क्लाउड ब्राइटनिंग। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्लाउड में इंसर्ट कर देने से क्लाउड जो है वो लाइट कलर का हो जाता है। जब क्लाउड लाइट कलर का होगा तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक मोर एंड मोर सनलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, क्योंकि इसका एल्बिडो जो है वो बढ़ जाएगा। इट विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक मोर एंड मोर सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। तो क्लाउड ब्राइटनिंग इज अ मेथड। देयर आर सम स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स, दे कैन बी अप्लाइड। छोटे छोटे अब समझिए सिल्वर मेड छोटे छोटे मिरर्स होते हैं जिनको स्पेस में फ्लोट करा दिया जाता है। इनको कहा जाता है स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स विच कैन रिफ्लेक्ट बैक सनलाइट इन द एटमोस्फेयर। एंड सरफेस एल्बिडो एनहांसमेंट। इवन अर्थ सरफेस के ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम लोग वाइट कलर से पेंट कर दे, जैसे अपने अपने छतों को, रूफ टॉप को हम वाइट कलर से पेंट कर दे, तो मोर एंड मोर सनलाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड दैट विल हेल्प इन कूलिंग डाउन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की हीटिंग होती है सनलाइट के कारण, जो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है वहां से होती है अर्थ सरफेस की हीटिंग, और अर्थ सरफेस के कारण फिर हमारा एटमोस्फेयर हीटेड होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई कि हम अर्थ के जितना नज़दीक होते हैं उतनी गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जैसे किसी हिली एरिया में जाएं, पहाड़ी एरिया में जाएं, तो ओवरऑल टेम्परेचर कम होता रहता है बिकॉज सन के कारण हम हीटिंग नहीं महसूस करते हैं। सोलर रेज आते हैं, पहले अर्थ पे एब्जॉर्ब होते हैं, और वहाँ से फिर जो रेडिएशंस निकलते हैं, अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन जो है दे कॉज हीटिंग ऑफ आवर एटमोस्फेयर। तो अर्थ सरफेसेस का अगर हम एल्बिडो इन्हांस कर दें, उसकी रिफ्लेक्टिविटी एबिलिटी इन्हांस कर दें, ज़्यादा ज़्यादा सनलाइट को अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करवा दें फ्रॉम अर्थ सरफेस, देन ऑल्सो ओवरऑल
टेम्परेचर कुड बी ब्रॉट डाउन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एफडीआई इनफ्लो रिलेटेड डाटा इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये डाटा है, प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल होगा काफी। न्यूज ये है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने हाल फिलहाल में एक डेटा रिलीज किया है विथ रिस्पेक्ट टू एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, स्टेट वाइज डेटा। उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये दो स्टेट अकेले भारत का 50% से भी ज्यादा एफडीआई इनफ्लो रिसीव करते हैं। ये दो स्टेट अकेले सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा एफडीआई पाते हैं। महाराष्ट्र अकेले इट हैज रिसीव्ड अबाउट 31% ऑफ इंडियाज एफडीआई इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर अमाउंट में बात करी जाए तो महाराष्ट्र हैज रिसीव्ड अबाउट 19.6 बिलियन डॉलर्स आउट ऑफ 81 बिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पे कर्नाटका विद 6.62 बिलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पे है दिल्ली। ओवरऑल अगर एफडीआई इनफ्लो की बात की जाए साल 2024-25 में, तो इट हैज बीन 81 बिलियन डॉलर्स विच इज 14% राइज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ओवरऑल एफडीआई में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इक्विटी इनफ्लो, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए तो वो होता है। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और उसके प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट किया जाए तो उसको कहा जाता है री इन्वेस्टेड अर्निंग, तो उसको भी एफडीआई में इंक्लूड करते हैं। एफडीआई इनफ्लो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमने पढ़ा है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो एफडीआई इनफ्लो ओवरऑल इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ड्रम वेब ऐप, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, अब चूंकि मेंस एग्जाम्स आ रहे हैं तो छोटे छोटे इस तरीके के हम लोग फैक्ट्स कलेक्ट करते रहेंगे विच विल बी हेल्पफुल इन ऑगमेंटिंग आवर आंसर्स इन मेंस। तो छोटा सा न्यूज है, सीधा सीधा नहीं आएगा मेंस में, लेकिन हम लोग कहीं पासिंग रेफरेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं। न्यूज ये है कि आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स ने मिल करके एक नया वेब ऐप बनाया है। इसका नाम है ड्रम, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ये ड्रम वेब ऐप गूगल मैप जैसा ही है, बट इट हैज सम एडेड फीचर्स। फॉर एग्जांपल, इट विल सजेस्ट यूजर्स 5 रूट ऑप्शंस एनी टाइम। किसी भी वक्त आप जब उसको ढूंढेंगे, इसका यूज करेंगे ड्रम वेब ऐप का, तो 5 तरह के रूट सजेस्ट करेगा। शॉर्टेस्ट रूट, फास्टेस्ट रूट, लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, ऐसा रूट जहां पे एयर पॉल्यूशन आपको कम से कम मिलेगा। लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट, जहां पे आपका फ्यूल कम से कम लगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 फैक्टर्स, इस चारों फैक्टर्स को मिला करके एक कंबाइंड रूट सजेस्ट करेगा विच विल बी नोन एज सजेस्टेड रूट। तो इस तरीके से ये ड्रम वेब ऐप काम करेगा। इसको फेज्ड मैनर में भारत में अप्लाई किया जा रहा है। मेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मेंस में जीएस पेपर 3 में या जीएस पेपर 1 में भी अर्बन मोबिलिटी मैनेजमेंट पे पूछा जा सकता है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक इज ग्रोइंग आउट टू बी वन बिग कंसर्न फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो हाउ टू मैनेज सिटी ट्रैफिक या अर्बन मोबिलिटी, वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ड्रम वेब ऐप का एप्लीकेशन एंड इट्स एक्सटेंशन इन सेवरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री वुड बी वेरी यूजफुल। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था, चेनाब ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज एंड अंजी ब्रिज इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि उल्टा किया हुआ है। चेनाब ब्रिज इज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अंजी ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, तो दोनों उल्टा किया हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो बोथ आर इनकरेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में तो दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। एंड वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को $3 पर डे एट 2021 प्राइसेस। इनवी स्टैट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।